हेलो दोस्तों, मैं अनुज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और 2 वीडियो हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 वीडियो में हमने इसके बेसिक फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वे दोनों वीडियो देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले दोनों वीडियो देखिए और फिर से मतलब 2 वीडियो देखने के बाद फिर ये तीसरी वीडियो देखना आप स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर ही आते हैं। तो 22 क्वेश्चन हम इसके पढ़ चुके हैं, तो 23वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, यानी कि हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। तो देखिए पहली चीज़ तो ये यहाँ पर इसकी यूनिट देखिए आप कि इसकी यूनिट कितनी दे रखी है, रूम की मीटर में दे रखी है, और जो टाइल्स है उसकी यूनिट किस में है आपकी, डेसीमीटर में। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, डीसी में इसको लिख देता हूँ। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो जब भी आपको टाइल्स की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स आपको जब भी निकालनी हो, नंबर ऑफ टाइल्स, तो यहाँ पर टाइल्स का साइज तो उसने दे ही रखा है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम, इसका मतलब रूम के क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देना, यानी कि एरिया ऑफ टाइल्स। टाइल्स कैसी बोली है उसने, देखो टाइल्स जो बोली है वो स्क्वायर बोली है। स्क्वायर टाइप की हमारी क्या है, टाइल्स, यानी कि वर्गाकार टाइल्स है। और वर्ग की सब भुजा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और साइड उसने दे रखी है टाइल्स की। अब रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, रूम कैसा है, आयताकार, जब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई कितनी है 8 मीटर, तो मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 की गुना। सेम चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, तो इसको भी डेसीमीटर में 6 गुना 10, क्योंकि टाइल्स के जो साइज़ दे रखा है वो डेसीमीटर में दे रखा था। और टाइल्स कैसी है, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 4 गुना 4। क्लियर है। 4 से कितनी बार, 2, 2 से ही 2 बार, और 2 तिया कितना रहेगा 6, यानी कि 2 तिया 6, तो कितना हो गया, 10 की 10 में करेंगे 100, और गुना 3 कितना हो जाएगा 300। यानी कि इस मेजरमेंट के रूम को इस साइज की टाइल से कवर करने के लिए 300 टाइल्स हमको लगेंगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 300। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। वैसे इस यूनिट का यहाँ पर ध्यान रखना था आपको, और मैं यूनिट कन्वर्जन भी बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। एक ट्रिक बता दूंगा सिंपल सी, उसको याद कर लेना, कन्वर्जन भी हो जाएगा। अगला देखिए, अब क्या बोला है इसने कि किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है जिसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल कितना है 121√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि एक तार है और उससे हमने क्या बना रखा है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका आपको एरिया उसने दे रखा है, और एरिया क्या होता है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमने इसकी ए मान ली। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको 121√3। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास भाई 121 और गुना 4। तो जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा 121 × 4। तो बताओ 121 का रूट 11, 4 का रूट 2, तो कितना आ गया 22। तो इसके हेल्प से हमने क्या करा, ये जो हमारा संभव त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसकी साइड कितनी आ गई 22 आ गई। अब देखिए आगे क्या बोला है, यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मतलब पहले संभव त्रिभुज बना रखा था, अब इससे हमने क्या बना दिया, इसको मोड़ के सर्कल। तो कल भी मैंने समझाया था कि जब भी इस तरीके से 2D में किसी चीज़ को मोड़कर दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों के पेरीमीटर इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है सर्किल का, यानी कि सरकमफेरेंस परिधि क्या होती है 2πr। ठीक है, और इसका पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका ये संभव त्रिभुज है, और संभव त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होता है 3a। तो 3 और a कितना निकाला हमने 22। क्लियर।
तो यहाँ से आप इसकी रेडियस निकाल दो, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 3 इंटू 22, तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 7 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, 7×3 = 21/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारे पास 21/2, तो इसको 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर होता है, ये लिख दिया। ठीक है, 2 से कितनी बार कटा, 11 बार। 7 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो कितना आ गया, 11 गुना 21 दिया 63 और बटे 2। अब 11 की 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 346.5, दैट मीन्स ऑप्शन 3 ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो कन्वर्जन वाले मैंने बताए थे, एक फिगर से दूसरी फिगर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो पेरीमीटर इक्वल लग देते हैं बस। तो पहले समबाहु त्रिभुज बोल रखा था, इसकी एरिया दे रखा था, तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा, इसकी साइड निकाली, क्योंकि साइड जब तक नहीं होगी तो पेरीमीटर कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इसकी साइड से इक्वल होती हैं, 22/22 हो जाएगी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3×22, 3 ये होता है। और सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, यानी कि सर्कमफेरेंस 2πr। तो बस यहाँ से रेडियस आ गई, और रेडियस आने के बाद हमने इसका एरिया निकाल दिया। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ क्वेश्चन को, देखिए पहले ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्टली ट्रिक भी बताऊंगा आपको क्या होती है, और मैं इसको करने का तरीका भी बताता हूँ। देखिए पहले उसने क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर व्यास यानी कि डायमीटर, ये रहा 3 सर्किल ऑफ डायमीटर 10। तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, डायमीटर दे रखा है तीनों सर्कल का। 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबर द्वारा बांधा जाता है, तो रबर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों सर्किल हैं और इनका डायमीटर दे रखा है आपको 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, रेडियस हो जाएगी इनकी 5। तो इनके सेंटर मैंने एक दूसरे से मिला दिए। ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, मतलब कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ पहले करना कैसे है। थोड़े डायग्राम में छोटे बनने हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए ज़रा, 1 मिनट, तरीके से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा मैं फिगर डायग्राम बड़ा बनाता हूँ। चलो उनको एडजस्ट करते हैं। देखिए ये 3 हमने क्या बना दिए भैया, सर्कल। अब इन तीनों को क्या बोला है उसने, एक रबड़ से बांध रखा है। इस तरीके से हम इसमें रबड़ बना देते हैं। ये हमने क्या करा, इसको रबड़ से बांध दिया। देखो ये रबड़ से बंध गए, तो ये इनके सेंटर, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों के सेंटर को आपस में मिला देता हूँ। ये थोड़ी बहुत कलाकारी आपको इसमें करनी पड़ती है डायग्राम वगैरह वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए डायमीटर है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, तो इसकी भी 5 और ये भी 5। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको ये सेंटर मानता हूँ ए, इसका मानता हूँ बी और ये मानता हूँ सी, तो मुझे बताओ ये ए बी, बी सी और सी ए ये आपस में इक्वली हो गई क्या, ए बी इक्वल्स टू बी सी
और इक्वल्स टू सी ए, ये इक्वल होगी और तीनों की लंबाई कितनी हो गई 10। तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो गई इक्वल हो गई। अब मुझे एक बार बताइए, जब तीनों भुजा इक्वल हो जाती हैं तो समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ये हो गया 60, ठीक, ये 60 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये भी कह लो कि सेंटर से ये एक स्पर्श रेखा तो होगी दो सर्कल की, क्या रहेगी टेंजेंट स्पर्श रेखा, और रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो 90 डिग्री, इसको इससे मिलाता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, समझे बात को। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है 90 90 180, और ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से भी ड्रॉ करो तो ये 90 डिग्री, यहाँ से ड्रॉ करा ये भी 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, समझे बात को। तो रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा क्या होती है इक्वल। तो जब ये यहाँ से देखो 20 है, सीधे की 10 है, तो ये भी कितना होगा 10 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 10, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 10, और रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो मतलब से सब एंगल कितने कितने के हो गए 90 90 के हो गए, ठीक है जी। तो ये 10 20 30 30 तो हमारी लेंथ ही आ गई, ठीक है, रबड़ बैंड की। अब हमें ये लेंथ और निकालनी है, देखो ये वाली। अब ये सेंटर पे, सेंटर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसका ये वाला एंगल भी 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो 90 90 180, 180 और 60 240, ये कितना बचा 120। तो यहाँ पर जो तीनों एंगल बचेंगे ये 120 के बचेंगे, और ये क्या बन गया हमारे सेक्टर, क्योंकि तीनों की रेडियस एक जैसी है, एंगल तीनों के सेम है, तो ये क्या वो आ गए हमारे पास 3 सेक्टर आ गए। तो यहाँ पर बस क्या करना है, सेक्टर की लंबाई और निकाल दो। तो सेक्टर की लेंथ का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये एक का होता है, लेकिन ये तीनों सेक्टर एक जैसे हैं, तो यहाँ पर 3 की और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू पाई, क्योंकि पाई में आंसर दे रखा है, आर कितना है, आर है 5, एंगल कितना है 120, और कितने हैं 3 बटे 360, तो 12 3 36, 360 से 360 कैंसिल आउट, कितना आ गया 10 पाई। तो यानी कि ये जो सेक्टर वाले रबड़ बैंड की लेंथ बच रही थी तीनों की, कितनी आ गई 10 पाई, और 10 ये 20 और 10 ये 30 ये, तो इसका मतलब टोटल जो लेंथ आ गई आपकी वो आ गई 30 प्लस 10 पाई, ये आपका आंसर, ठीक है। बस ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट सब हुआ, लेकिन इतना आपको करना नहीं है, तो मैंने समझा दिया। अब मैं इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उसको याद रखना, और उसके याद रखेंगे तो आप इस टाइप का रबड़ बैंड का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको फटाफट से कर पाएंगे। क्लियर है, चलो देखते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, आई होप सबने समझ लिया होगा। कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा एक दो बार देखोगे वीडियो को रिपीट करके तो आ जाएगा। वही चीज़ ध्यान रखना कि हमारा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही हमारा क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है जी। चलो ये 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं, और 3 हमारे यहाँ पर ये सेक्टर बन जाते हैं। सेक्टर की लंबाई निकाल दी, रेक्टेंगल की आमने सामने एक भुजा इक्वल होती है, तो 10 हो गई, 30 यहाँ से आया, और 3 सेक्टर की लेंथ निकाल दी, तो 10 पाई यहाँ से आ गया, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं इसका डायरेक्टली तरीका बताता हूँ।
चलो जी ये कर दिया हमने रफ। ठीक है, अब इसका सिंपल सा फंडा देखिए आप। इसमें बस आपको करना क्या होता है यार, देखो जब भी ऐसे कोई सर्कल देगा और उनको रबड़ बैंड से बांध रखा होगा और इसकी क्या पूछा आपसे, लेंथ, तो जितने भी यहाँ पर सर्कल दे रखे होंगे, ठीक है, हमेशा क्या करना है, उसका डबल कर देना। यानी कि लेंथ ऑफ बेल्ट जब भी पूछेगा, यानी कि लेंथ, तो मैं सिंपल से फंडा बता देता हूँ। अब कितने सर्कल हैं, 3, तो 3 का डबल कितना होता है, 6, तो 6r प्लस 2πr, ये 2πr यहाँ पर फिक्स है, ये हमेशा आएगा ही आएगा। जो 2πr है ये क्या है आपका, यह फिक्स है ऑलवेज, ये तो आपको आना ही आना है। और ये जो 6 है ये सर्कल का डबल, जितने भी सर्कल होंगे सर्कल का डबल, जितने भी सर्कल होते हैं उनका डबल कर दीजिए। और आर आपको पता ही है, आर डायमीटर उसने दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा, 5। तो बस अब बताओ कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आर की जगह 5 रख दो, 6 पंजे 30 प्लस आर की जगह 5 रखो तो 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा आपके पास 10π। ये आपका आंसर है। तो जितने भी सर्कल उसका डबल करके रेडियस में गुना कर दो और प्लस 2πr तो आपको करना ही करना है। तो आपका आंसर आ गया 30 प्लस 10π। अब जाए देखो, अभी 4 सर्कल होते, 2 3 ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ बस, 15 से, और ये रबड़ बैंड से बांध रखे हैं इस तरीके से, और सबकी डायमीटर कितना है, 10। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है रबड़ बैंड की, भाई 4 है तो 4 का डबल 8r और प्लस 2πr, तो आर कितना है 5, तो 5 8 40 और प्लस 10π आपका आंसर। तो जितने भी सर्कल दे रखे हो और उसको रबड़ बैंड से बांध रखा हो सभी को, और उस रबड़ बैंड की क्या पूछी हो, लेंथ पूछी हो, तो सर्कल का डबल कर देना, डबल करके आर में मल्टीप्लाई और प्लस 2πr तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट तरीका। तो अगर कॉन्सेप्ट से नहीं जाना तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है, तो त्रिभुज तथा वृत्त के बीच स्थित रिक्त स्थान का क्षेत्रफल। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ पोर्शन बिटवीन द ट्रायंगल एंड द सर्कल इज, ओहो, और पॉइंटों में दे रखा है आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा पूरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, फिर भी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ये ट्रायंगल और इसके अंदर एक सर्कल अलग से बनाते हैं, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या था भाई, ये था, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये इक्विलेटर ट्रायंगल था हमारे पास, ए बी और सी, और इसकी लेंथ दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ना इस पार्ट का एरिया बताना है, ये जो बचा कुचा एरिया है ना सर्कल से हटके, ये वाला, इसका एरिया आपको बताना है कि शेडेड पार्ट का एरिया कितना है, क्योंकि उसने बोला ना त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्र बोलते हैं, तो सर्कल आ गया, ये बचे कुचे का एरिया आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे भाई, जो भी आपका इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, इसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि πr²। अब बात आती है इक्विलेटर ट्रायंगल के, और इसके अंदर सर्कल बना हुआ है, तो मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाए थे तो बताया था कि इक्विलेटरल में जब इंटीरियर सर्कल बनाते हैं, कोई अंदर सर्कल होता है तो उसकी रेडियस, ठीक है, इन रेडियस यानी कि इनर सर्किल की रेडियस कैसे निकाला जाता है, स्मॉल आर की वैल्यू समझाई थी आपको, लिखवाया था डायरेक्ट a/2√3, ये लिखवाया होगा फॉर्मूला, इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला खोल के देख लेना। और ये कितना है 8/2√3, तो 2 से कट करेंगे 4, तो आ जाएगा 4/√3। तो ये आ जाएगी हमारे पास इस इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर जो हमने सर्कल बना रखा है उसकी रेडियस। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो √3/4 और ए की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस
पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू आ गई 4/√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। देखो अब यहाँ पर थोड़ी ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो 16 बार कट गया और यहाँ पर ये कट नहीं रहा। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 1.73 और इंटू 16 माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 32 और 352। 16 की जब 22 में गुना करोगे 352 डिवाइड बाय 21। अब 16 की मल्टीप्लाई करो, 16 थिया 48 कैरी 4 और 16 सत्ते 112, 112 और 4 116, ठीक है। और 16 कम 16 और 11 27, यानी कि 16 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27.68। थोड़ा सही से लिख देता हूँ 27.68। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 27.68 माइनस, अब 21 से इसको डिवाइड करो 352 को, यू पॉइंटर में लाना है आंसर तो डिवाइड से अप्रोक्सीमेट लानी पड़ेगी। तो 21 बन जाए 21, कितना बजा 14, तालिया 2, 21 6 से कितना हो जाएगा 126, तो 6 16.0, 21 सत्ते 147, 147, कितना बचा 13, पॉइंट लगी हुई है 0, फिर 6 बार, ठीक है। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 16.76। बस माइनस करो तो 8 में 6 गए 2 और 16 में 7 गए 9, ये में 6 में 6 गए 0, हो जाएगा 10, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10.92। तो 10.9 का हमको ये ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर है। क्योंकि पाई में चला गया पूरा क्वेश्चन, रूट में चला गया तो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू और पाई का मान रखा इसको डिवाइड करना था। तो पॉइंट की 2 वैल्यू डिजिट तक ही मैंने लिया है, तो इसलिए 10.9, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 10.92 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बट आई होप कर लेंगे, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए करनी। तो 10.95 इसका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए क्या बोला है। किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर हो, तब सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये सीधे सीधे ना ट्रिपलेट के ऊपर बेस होते हैं वैसे तो। अब यहाँ पर ट्रायंगल हमको ये तो बोला नहीं कि भाई स्केलन ट्रायंगल है, राइट एंगल है, कैसा है, ये हमको नहीं पता, तो ये हमको अपने हिसाब से लाइट करना पड़ता है। तो मैं 3 भुजा मान लेता हूँ, ए बी और सी। कितना पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम 40। एक सबसे बड़ी भुजा उसने दे ही रखे तो वो मैं सी मान लेता हूँ, तो 40, सी उधर जाएगा माइनस मतलब 17, तो कितना बचा 23। और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 17 दे रखी है, और 17 का मुझे थोड़ा सा ध्यान है। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ट्रिपलेट या नंबर सेट करने पड़ते हैं आपको। बेसिक तो हमको कुछ पता नहीं कि क्या दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल है, तो ये नंबर से हिसाब लगाना पड़ता है। अब जैसे 17 के साथ में अगर आपसे पूछूं कौन सा ट्रिपलेट होता है, तो मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे 8, 15 और 17, ये 3 नंबर मैंने आपको लिखवाए थे। किन 3 से क्या बनता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि तीनों साइड का सम कितना आना चाहिए हमारे पास, तीनों साइड का सम आना चाहिए हमारे पास 40, ठीक है। और एरिया भी कितना आना चाहिए 60। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो 17 ये आ गया, एक साइड 15 और एक साइड 8, ये राइट एंगल। तीनों को ऐड करना जरा, 17 और 15 कितना हो जाएगा 32 और प्लस 8 मतलब कितना आ रहा है 40, यानी कि पेरीमीटर हमारा सेट हो रहा है, ठीक है। अब एरिया और 60 आ जाए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, 15 इंटू 8, तो 2 चौक 8 और 15 चौक कितना आ गया 60, यानी कि एरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो सबसे बड़ी भुजा थी 17 वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो डाटा दे रखा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का डाटा दे रखा है। तो सबसे बड़ी भुजा 17 और सबसे छोटी भुजा क्या होगी 8, यानी कि 8 इसका आंसर है। तो सबसे बड़ी भुजा से ही हमको नंबर पता लग गया 17, और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस ही होती है। तो मैंने नंबर सोचे जो ट्रिपलेट आपको बता रखे थे, 17 वाला ट्रिपलेट 8, 15, 17,
और इन वैल्यू से ही पूरा डाटा इस क्वेश्चन का सेट कर रखा है। तो इसका मतलब ये इस ट्रायंगल की साइड होंगी 8, 15 और 17। सबसे बड़ी मुझे दे रखी थी, छोटी पूछी थी, तो वो कितनी आ गई 8। ये आंसर है। ठीक है, तो सीधा सीधा ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, उसने क्या बोला है, किसी संभव त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें और पेरीमीटर क्या होता है उसका 3 है। तो जो पेरीमीटर है वो √3 टाइम्स है किसका, एरिया का। एरिया क्या होता है इसका √3/4 और साइड स्क्वायर ये होता है। तो √3 की √3 में करेंगे 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट, एक ए से एक ए कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या बोला है अभी, 4, 6 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो 3 सर्कल बोले हैं अभी, बनाते हैं फटाफट 3 सर्कल, 1, 2 और 3। और देखो ये टच भी कर रहे हैं एक दूसरे से, तो टच करा देते हैं अभी। चलो छोटा सी बना दिया। तो सब एक जैसे हैं बट इनकी रेडियस अलग अलग है, चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इनको बोला है कि इनके सेंटर को मिलाकर तीनों, हाँ टच सुनिए, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। हाँ, सेंटर ज्वाइन करके जो भी ट्रायंगल बनता है उसका एरिया। तो पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 4, तो ये 4 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं और इसकी 8 मान लेते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल बन गया ए, बी और सी। तो ट्रायंगल की साइड क्या क्या आ गई, ए बी कितना आ गया, और अगर ए से बी तक की बात करता हूँ 4 और 6 10। ठीक है, ए से सी तक की बात करता हूँ तो 8 और 4 12, ए और सी। और बी सी की बात करता हूँ तो रहेगा 6 और 8 14। तो 3 साइड आ गई 10, 12 और 14। तो यानी कि स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज बना। और विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, बताओ, सब लिखवा रखे हैं आपको। तो एरिया √S वाला जो होता है, तो S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी इसमें लगा देंगे। तो S कितना आ जाएगा बताओ, S क्या होता है पेरीमीटर का आधा, तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 36 और बाय 2 यानी कि 18। तो इसकी वैल्यू 18 आ गई। अब सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो वैल्यू पुट कैसे की जाती है भाई, एक बार तो ऐसा आता ही है, तो एस की वैल्यू एक बार तो डायरेक्ट लिखी जाएगी 18। और फिर क्या होता है, एस में से जो सेमी पेरीमीटर आता है इसमें सब भुजाओं को माइनस करके लिखा जाता है। तो 18 में से एक बार 10 को माइनस करो तो 8, एक बार 12 को माइनस करो 6 और एक बार 14 को माइनस करो 4। ठीक है, तो बस इसको रूट से बाहर निकालना है। तो 18 8 कितना हो गया, अगर थोड़ी कैलकुलेशन बताया, 18 8 144 और 144 का अंडर रूट होता है 12, तो 12 तो यहाँ से बाहर आ गया। अभी कितना बना 4, 4 का अंडर रूट 2 और फिर रूट के अंदर कितना बचा 6, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 √6। ये इसका एरिया आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी 24 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आ गया। 3 सर्कल थे, तीनों के सेंटर को मिला के एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल की साइड आ गई विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि सब अलग अलग साइड है, स्केलिन ट्रायंगल बना। और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया आपको बता ही रखा है, कैसे निकालते हैं एस वाले फॉर्मूले से। क्लियर है, तो आई होप समझ में आया होगा कैसे हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, किसी संभव त्रिभुज की माध्य का 6√3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप इफ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3। मीडियन का मतलब हाइट। ठीक है, मतलब ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन होती है, हाइट होती है, सब एक ही लेंथ होती है। एक ही लेंथ इसकी हाइट का काम भी करेगी, इसका मीडियन का काम भी करेगी। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 6√3 और हाइट हमको पता है कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 इंटू ए, और ये हाइट दे रखी है 6√3 इक्वल्स टू √3/2
इंटू ए। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ए कितना आ गया 12। आपसे क्या पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3a। तो 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट और मीडियन एक ही लेंथ काम करती है। इसी को मीडियन भी बोल देते हैं, इसी को परपेंडिकुलर। एक ही लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबका काम करती है, परपेंडिकुलर और आपकी मीडियन, आपकी हाइट सब एक ही लेंथ होती है। ठीक है, चलिए इसे देखिए क्या है। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है और इस वृत्त के अंदर एक संभव त्रिभुज स्थित है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या बताना है, त्रिभुज की भुजा बतानी है। ये तो मैं हाथ से बना देता हूँ, देखो ये कोई है हमारे पास स्क्वायर वर्ग हो गया और इसके अंदर एक सर्कल है। देखो हाथ से गंदा संता ही बनेगा, बट समझने के लिए एडजस्ट करना। ये सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर क्या बना है एक संभव त्रिभुज, ऐसा बना है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 डायग्राम उसमें प्लॉट कर रखे हैं, तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, उसने एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, मतलब डायगोनल दे रखा है। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल कितना है 12√2, और आपको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2 ए होता है, और ये दे रखा है 12√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, ए कितना आ गया 12। तो हमने क्या करा भाई, स्क्वायर की लेंथ निकाल दी, कितनी आ गई 12। अब देखो, अब मैं 2 डायग्राम इसी को मैं ना 2 में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये सब प्रॉपर्टी मैं लिखवा चुका हूँ, आपको पता है। अब देखिए इसको कैसे आपको समझना था भाई। यहाँ से देखो ऐसे ही बनता है सर्कल। अरे यार तो ज़्यादा गंदा हो गया, देखो चलो कलर चेंज ही कर लेते हैं। सर्कल अगर मैं बनाऊँ, ये बन गया सर्कल, ठीक है, और इसकी साइड कितनी आ गई हमारे पास 12। स्क्वायर की साइड हमने निकाल दी। तो हमको पता है कि स्क्वायर की साइड का जो आधा होता है वो इस सर्कल की क्या बन जाएगी रेडियस बन जाएगी, मतलब 6 बन जाएगी। क्योंकि पूरे को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा डायमीटर, और डायमीटर इसकी लेंथ के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल ही है। तो इसका डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आधी 6, 12 का आधा 6। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, इसकी हमको रेडियस आ गई। अभी हमने इसने क्या बोला, और अगर इसी फिगर को मैं ब्रेक करता हूँ तो इसने ये बोला कि इस सर्कल के अंदर ये जो सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कैसा त्रिभुज है संभव त्रिभुज, यानी कि संभव त्रिभुज को अगर मैं उल्टा करके बोलूँ तो संभव त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बना हुआ है। तो संभव त्रिभुज का सरकम सर्कल नहीं हो गया परिवृत्त, और संभव त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3 होती है नहीं होती। ठीक है, और r मतलब इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, ये रही 6। तो यानी कि 6√3 क्या इस त्रिभुज की साइड नहीं आ जाएगी। और ये त्रिभुज कैसा है, मतलब ट्रायंगल कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये तो हमसे पूछा था कि इस त्रिभुज स्थित है, उस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कितनी आ गई 6√3। इतना सही क्वेश्चन था। अब समझो पहले हमने क्या करा, इस स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया। तो पहले स्क्वायर का क्या दे रखा था डायगोनल, तो यहाँ से हमने इसकी क्या निकाली साइड। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 12। तो जो इसके अंदर सर्कल बनना है इसकी जो रेडियस होगी साइड की आधी होगी। ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ मिला दूंगा तो डायमीटर बन जाएगा सर्कल का, और डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे मैं इसको टच करूँगा तो ये 12 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12। तो डायमीटर का आधा रेडियस ही तो होता है। तो रेडियस कितनी आ गई 6। अब इस सर्कल के अंदर ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल था, इसके अंदर क्या बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनना, तो इसका परिवृत्त नहीं होगा, सरकम सर्कल नहीं होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस मैंने लिखवाई थी, क्या होती है r=a/√3। ठीक है, और r कितनी है हमारे पास 6, और 6 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6√3। तो ये हमारे पास साइड नहीं आ गई क्या, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ही तो पूछी थी, तो कितनी आ गई हमारे पास 6√3। यही आपका आंसर है। समझे बात को, घुमा रखा है बस, क्वेश्चन को उलझा रखा है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है।
ये देखिए उसने क्या बोला, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप स्ट्रेच एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज स्ट्रेच आउट 72 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द रोप इज। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंभे से बांधा गया, यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तो केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है रस्सी की लंबाई। देखिए बोलना क्या चाह रहा है वो, ये सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लाते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो अब समझ में आएगा। देखो ये सर्कल है और यहाँ पर ये इसका सेंटर है। यहाँ से क्या करा हमने, घोड़े को बांध दिया और वो क्या करता है 72 डिग्री के एंगल पर 88 मीटर चाप के बराबर लंबाई चलता है। तो चाप आपको पता है कि चाप सेंटर से कहीं भी ऐसे दो चाप मार दो तो वो चाप बन जाता है। तो यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया, तो ये जो दूरी है ना, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये बी, तो ये आर्क कहलाता है, मतलब चाप कहलाता है। तो ये जो इस घोड़े ने डिस्टेंस चली है ना, ये वाली, ये आपको दे रखी है कितनी, 88 मीटर, ठीक है। और जो इस चाप को कवर करने में, इस लेंथ को कवर करने में जितना ये एंगल घूमा है, ये एंगल कितना है 72 डिग्री। तो इस घोड़े को यहाँ से बांध रखा था इस पोल से, ये पोल ही मान लो, तो रस्सी होगी, रस्सी से तो बंधा होगा, मतलब ये रस्सी की लंबाई पूछी है, मतलब कहने का कुछ नहीं है, ये सेक्टर बन गया आपका एक, और इस सेक्टर की क्या पूछी है, रेडियस पूछी है, और चाप की लंबाई यानी कि सेक्टर की लेंथ आपको दे रखी है 88। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ सेक्टर 88 इक्वल्स टू 2 पाई, पाई का मान 22/7, और आर आपको निकालना है, और एंगल कितना है 72, और अपॉन में कितना आ जाता है 360, अगर सेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला पता है। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 72 से कितनी बार कटा 5 बार, और 5 के साथ में करेंगे 35, और 35 दूनी 70, तो रेडियस कितनी आ गई 70, जो रेडियस है, और वो इस क्या है रस्सी की लंबाई, क्योंकि यहाँ से बांधा हुआ है रस्सी से, तो यहीं तक ही तो घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, तो ये लेंथ आपसे पूछी थी, तो कितनी आ गई है 70 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है जी। तो चाप की बात कर दी, एंगल की बात कर दी, इसका मतलब सेक्टर बन गया सीधा सीधा, सेक्टर की लेंथ दे रखी थी, रेडियस आपसे पूछी गई थी, तो फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया 70 मीटर। क्लियर है, चलिए आगे। अब ये क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी, यदि दोनों बाह्य स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो एक सर्कल तो भैया ये बनाया, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया, एक सर्कल बनाया ये, और दोनों क्या करते हैं बाह्य टच करते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो है एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि बाह्य टच करते हैं, तो इसका सेंटर तो ए है, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है 8, तो रेडियस हो गई। छोटे वाले का सेंटर क्या है बी, और इसका डायमीटर दे रखा है, देखो इसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का आधा क्या होती है रेडियस, तो 8 का आधा 4, तो इसकी रेडियस होगी 4। अब उसने क्या करा, एक सर्किल बनाया जिसका डायमीटर क्या है ए बी, तो एक सर्किल और ड्रॉ करो, तो एक सर्कल ड्रॉ करा और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा ए बी, ऐसा मान लेते हैं। हाँ ऐसे देखो, डायमीटर मतलब ये यहाँ से टच कर दो और यहाँ से, मतलब ए बी डायमीटर का सर्कल बना दिया, तो ये जो डायमीटर हो गया ए बी, ये तीसरे वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो गया ए बी हो गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया 12, तो ये डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बड़े वाले सर्कल की 6 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36 पाई, ये इसका आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। मैं 2 सर्कल दे रखे हैं, एक की रेडियस दे रखी थी, एक का डायमीटर दे रखा था, डायमीटर का था 4, रेडियस हो गई, और ये इसकी रेडियस 8 थी, तो इन दोनों सेंटर को डायमीटर बना करके
एक सर्कल और ड्रॉ करवा दिया उसने। तो डायमीटर ये तो होता है सेंटर से दोनों तरफ टच कर जाओ, तो क्या बन जाएगा डायमीटर। तो कितना हो गया 8 और 4 12, और डायमीटर का आधा क्या होती है रेडियस। तो इस तीसरे वाले सर्कल की इसकी रेडियस कितनी आ गई 6। तो इसका एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 पाई इसका आंसर आ गया। समझे बात को। चलो आगे देखो, अब ये क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रूम इज़ 120 रुपीज़ इफ़ द विड्थ हैज़ बीन 4 मीटर लेस, द कॉस्ट ऑफ द कारपेट वुड हैव बीन 20 रुपीज़ लेस, द विड्थ ऑफ द रूम इज़। ओके, तो देखिए इसकी दे रखी है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, कमरे की लेंथ एल और ब्रेथ हमने मान ली बी, तो रूम का एरिया ये होता है एल इंटू बी। तो जब इसको पेंट करा रहे हैं तो उसका खर्चा कितना आ रहा है 120 रुपये आ रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि यदि ब्रेथ को 20 मीटर कम कर दिया जाए, यानी कि एल तो सेम रहा और सॉरी 4 मीटर, तो ब्रेथ क्या होगी 4 मीटर कम। तो पहले बी थी, अब कितनी हो गई बी -4। तो जैसे ही ब्रेथ को 4 मीटर हमने कम करा तो खर्चा भी कितना कम हो गया 20 रुपये कम हो गया, तो मतलब कितना हुआ 100 रुपये। तो ये दो स्टेटमेंट बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो एल इंटू बी, और ये आ जाएगा एल इंटू बी -4, क्लियर, बराबर 120 और अपॉन 100। तो 0 से 0 और एल से एल, 2 से काटेंगे 6 और ये 5, तो 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी इधर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बी और -6 की फॉर्म करेंगे 24, 5 भी उधर आके माइनस, तो 1 भी बचा, और माइनस का 24 इधर आके प्लस, तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया 24 मीटर। ये इसका आंसर है ऑप्शन 1। पेंट करा रहे हैं एल इंटू बी, तो 120 रुपये खर्चा है। ब्रेथ को 4 मीटर कम कर दिया तो अब खर्चा कितना हो रहा है 20 रुपये कम हो गए, तो 100 रुपये। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड करा, क्योंकि एल्स का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो एल को काटना था इसलिए डिवाइड कर दिया दोनों को, तो पूरा क्वेश्चन बी की फॉर्म में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब ये क्या है, अभी किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्चा ज्ञात करें, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो सपोज करो, थोड़ा सोचो क्वेश्चन को, कि ये कोई फ्लोर है, ठीक है, ये 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा, तो इस पर कालीन बिछानी है, तो कालीन तो इस पूरे पे आएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फ्लोर का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वही हमारे इस कालीन का भी होगा, तो दोनों को इक्वल रख दो। तो इसका एरिया यानी कालीन का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमको क्या दे रखी है चौड़ाई दे रखी है, लेंथ आपको नहीं दे रखी। तो लेंथ हमने कितनी मान ली इसकी कारपेट की एल, चौड़ाई कितनी है 50, और कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है 100 गुना 3, लेकिन ये मीटर में और ये सेंटीमीटर, तो मीटर बनाने के लिए 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 50 दूनी 100, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 600। फिर आपको बताना है टोटल कॉस्ट बतानी है, तो कारपेट की लेंथ कितनी आएगी 600, तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए जो भी लेंथ आती है और जो भी यूनिट आपको दे रखी है 15 रुपये पर मीटर, तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छक्का 90, मतलब 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये टोटल कॉस्टिंग आएगी कारपेट लगवाने की। तो बच्चे ध्यान रखने कि जो भी रूम फ्लोर पर कारपेट बिछा रहे हो उसका एरिया इस फ्लोर के एरिया की क्या होगा इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वल रख के लेंथ आ जाएगी, और जो भी लेंथ आएगी और जो भी यूनिट आपको दे रखी हो उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्टिंग निकल के आ जाती है हमारे पास कि कितना खर्चा निकल के आएगा कारपेट बिछवाने का। ठीक है, चलिए ये क्या बोला है, एक वृत्ताकार दौड़ पथ का बाहरी परिधि 528 मीटर है, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या होगी। देखो यहाँ पर ना जब भी ऐसे यूनिट दे दो और पैसे पूछे तो यहाँ से आपको पता लगता है एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है। तो यूनिट अगर आपको किस में दे रखी हो 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, क्या वर्ड यूज करें यहाँ पर स्क्वायर,
तो स्क्वायर जब भी लगता है यानी कि पावर, यानी कि मीटर का स्क्वायर, इसी को स्क्वायर कहते हैं। क्या तो ऐसे बोलेगा या फिर खाली मीटर बोलेगा? अगर खाली मीटर बोलता है तो ऐसे में आपको निकालना होता है पेरीमीटर, ध्यान रखना हमेशा। और अगर यूनिट बोल रखी है स्क्वायर में कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे में निकालना होता है आपको एरिया। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। यूनिट के हिसाब से हमको पता लगता है कि पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है। तो स्क्वायर में करके दे रखा है तो एरिया, खाली मीटर यूनिट बोल रखी है पैसे में तो हमेशा पेरीमीटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखो करना क्या था, अभी सर्कुलर रोड बोला है उसने, वृत्ताकार दौड़ पथ, तो यानी कि रिंग बन गया हमारा ये। देखो एडजस्ट करना पड़ेगा। एक रिंग तो ये बना और एक रिंग ये बना, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें बाहरी देखो ये सड़क बन गई, ये सड़क, दौड़ने वाला पथ जो है, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, तो इसकी लेंथ देखो। अब उसने बाहरी परिधि बोली है, यानी कि द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रेस ट्रैक इज 528 मीटर। सर्कुलर ट्रैक यानी कि बाहर वाला, ये सेंटर मान लिया, तो ये इस तरीके से यहाँ तक, इस वाले आउटर की बात कर रहा है, तो इसकी हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और ये रास्ते की लंबाई कितनी है? 14 उसने दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी पेरीमीटर परिधि सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर, और ये दे रखी है 528। तो कैपिटल आर की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी भाई? 2, और पाई का मान रखेंगे 22/7 बराबर 528। तो कितने बार कट जाएगा देखो, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, कितना बचा? 8, और 22 चौक 88, और 2 से काटेंगे इसको 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सत्ते 84। तो यानी कि आउटर रेडियस आ गई हमारे पास 84। तो ये देखो अब ये बाहर वाली तो 84 हो गई, और इस रास्ते की लंबाई कितनी है? 14। ठीक है, तो अगर मैं 84 में से, इस टोटल लेंथ में से ये रास्ते की लंबाई हटा दूं, तो क्या ये मेरे पास अंदर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस नहीं आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक? बताओ भाई, टोटल आर कितना है? 84। ये रास्ते की लंबाई कितनी है? 14, आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है। देखो मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये आपको कितनी दे रखी है? 14 रास्ते की लंबाई। तो ये छोटे वाली सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी बची भाई? 84 में से 14 घटा दो, मतलब 17 नहीं आ गई? 70। ठीक है, तो बस आपसे क्या पूछा? टोटल खर्चा पूछा, तो एरिया निकालना पड़ेगा सड़क का। और सड़क का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ? रिंग का एरिया मैंने बताया था कि कैसे निकाला जाता है एरिया, तो मैंने बताया था कि पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कर देते हैं। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 84 का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है? 70, तो 70 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो 22/7, एक बार ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 154। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। तो देखो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 22, और 22 की 22 में गुना करेंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 गुना 14, 14 की मल्टीप्लाई कर दो, 14 जो कितना हो जाएगा? 56 का 6, कैरी कितना गया? 5, 14 8 कितना होता है? 112, 112 और 5 117 का 7 कितना गया? 11, 14 चौक 56, 56 और 11 कितना हो गया? 67, 67। ठीक है, तो 6776, ये क्या आ गया हमारा एरिया। लेकिन हमको क्या बतानी थी? टोटल कॉस्टिंग बतानी थी कि टोटल कॉस्ट कितनी आई।
तो एरिया कितना आ गया 6776 और इसकी यूनिट कितनी थी, कितना खर्चा था 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें 10 की और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 67760 आंसर। इतने रुपए का खर्चा आएगा टोटल, यानी कि ऑप्शन बी 67,760। तो कुछ नहीं करा, पहले हमने आउटर रेडियस से कैपिटल आर निकाल दिया, 14 मीटर रास्ता दे रखा था, तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 70। और ये एरिया मैंने आपको बताया रखा है इनका क्या होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। दोनों की वैल्यू पुटिंग करी है, सोल्व कराया तो 6776 एरिया आ गया। टोटल कॉस्ट बतानी थी, तो जो भी यूनिट आती है एरिया निकालने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्टिंग आ जाती है आपके पास। ठीक है, चलिए तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। अगला देखिए 41, इसमें क्या बोला है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त के व्यास से दुगनी है। ओके, ये एक रेक्टेंगल छोटा सा ऐसे बना लेते हैं और इसकी जो लेंथ है ये किसके बराबर है भैया, सर्कल के व्यास। ये सर्कल, ये सेंटर और ये मान लिया हमने इसका डायमीटर डी। तो एल जो है इस डायमीटर का क्या है, डबल है। आयत की जो लेंथ है इस सर्कल के डायमीटर का डबल, इसने बोला है खुद पहली लाइन में, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। कहने का मतलब द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है ना, इसका जो सर्कमफेरेंस है मतलब 2πr परिधि, ये किसके इक्वल है, एक 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये कोई स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 22, इसके एरिया के इक्वल है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो, तो 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 484। तो 22 से 22 बार कट गया और 2 से ये 11 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 77। तो रेडियस आ गई 77। तो ये बताओ जब रेडियस 77 है तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 77 का डबल 154, तो ये डायमीटर, और लेंथ डायमीटर का भी डबल थी, तो ये कितना हो जाएगा 308। तो रेक्टेंगल की क्या आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई। और क्या दे रखा है उसने, व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 668। अब इस रेक्टेंगल का क्या दे रखा है भैया, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, और ये कितना दे रखा है 668, 2 से डिवाइड करेंगे तो 334, और लेंथ कितनी है 308, ब्रेथ आपको बतानी है b बराबर 334। तो भैया 334 में से 308 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 26। तो 26 सेंटीमीटर ब्रेथ आ गई इस रेक्टेंगल की, यानी कि ऑप्शन बी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कैसे कैसे हो रहे हैं, ये कन्वर्जन वाले काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल आपका सर्कल, रिंग, स्क्वायर, इक्विलेटर ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल के ऊपर ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, तब इतने क्वेश्चन कराने के बाद कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है, देखो अब इसने क्या बोला, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा का 3/5 है। आयत की लंबाई, लंबाई मतलब L, और वर्ग की भुजा बोलिए मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड तो सेम ही होती है, 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ साइड। साइड मान ली हमने एक इसकी स्क्वायर की। फिर क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या इस वर्ग की भुजा के समान है। वृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कल की रेडियस जो है किसके इक्वल है, वर्ग की भुजा मतलब साइड ए के, रेडियस और स्क्वायर की साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 132। सर्कमफेरेंस दे रखी है सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है भाई 2πr, और इधर देखिए 132। तो यहाँ से पहले r निकालो आप, तो पाई का मान 22/7, r बराबर 150।
32। तो 22 से कितनी बार कटा, 6 बार, और 2 से 6 कितनी बार कटा, 3 बार। तो आर की वैल्यू आ गई 21। तो जब रेडियस 21 आ गई हमारे पास, तो मतलब साइड भी कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, फिर क्या बोला, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है और मुझे लेंथ निकालनी है बस। तो ए कितना आ गया, रेडियस और साइड तो इसके इक्वल ही 21, और जो लेंथ बोला था उसने वो बोला था 3/5 ऑफ साइड, और साइड कितनी है 21। तो 21 दिया 63/5। तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छः 30। तो लेंथ आ गई हमारे पास 12.6। हमसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा, और एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो L आ गया 12.6, और ब्रेथ दे रखी है उसने 8, ये दे रखी। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से 48, कैरी कितना गया 4, पॉइंट लगाया 8 दूनी 16 4 20, कैरी 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 100.8 लास्ट वाला। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 40-42 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं स्टेप के ऊपर। तो अब देखो कौन कौन से पॉइंट मैंने कवर करे हैं इसमें। एक तो रेक्टेंगल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर के क्वेश्चन डिस्कस करें हैं, इसमें ट्रायंगल के हो गए, ठीक है। इसमें आपके सर्कल के हो गए, इसमें आपके रिंग के हो गए, और इनके कंबाइंड भी कर लिए हमने, एक दूसरे को मिला करके कंबाइंड। तो 2D में इतने टाइप के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। 40-42 क्वेश्चन में मैंने ये 5 पॉइंट आपके कवर कर दिए हैं। रेक्टेंगल यानी कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और रिंग। अब अगले सीट में हम कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो एक तो रोम्बस, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, जो ये बच रहे हैं आपके, इनके क्वेश्चन हम अगली इसमें डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसमें मैंने सेक्टर के क्वेश्चन तो डिस्कस करे हैं, सेक्टर। तो देखो 6 टाइप के क्वेश्चन तो आप 2D में डिस्कस कर चुके हैं आपके। तो अब जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं वो रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम पर बच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आपका 2D का पार्ट ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको थोड़ी एक नॉलेज मिल जाएगी। तो इसके बाद आप बुक से क्वेश्चन बनाएंगे इन टाइप के, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो वगैरह आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कर दिया करो, और जो नए देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। और तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए यार वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाइए। इतना ही सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों से, ठीक है। तो 3 वीडियो हो चुकी हैं भाई इसकी। आज हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, हमने स्टार्ट करा था इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा वीडियो में। नहीं समझ में आता तो 1-2 बार रिपीट करके देख लिया करें, क्योंकि वीडियो का यही फ़ायदा होता है, एक बार समझ में नहीं आता तो रिपीट करके देख लो, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते चलना यार। 3 वीडियो हो गई, तीनों को देखो, समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझको आप लिख के बता भी सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको आपका रिजॉल्व भी करा दूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।